अब हम लोग जो हैं वो लेक्चर 3 की तरफ चलते हैं, इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 जो एम लक्ष्मीकांत किताब में है। इसके मेन मुद्दे जो हैं वो हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मतलब पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसे कवर किया था, लेकिन अब जो है वो हम चैप्टर 3 की तरफ थोड़ा सा फोकस रखते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं जो डिस्क्राइब करता है सेलिएंट फीचर्स। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें मिला, उसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं जो जान लें आप लोग। यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन जितने भी हैं, इनमें सेलिएंट फीचर्स से काफ़ी सवाल आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी होते हैं, लेकिन गलत भी बहुत होते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स। सबसे पहला है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का, हमारे देश का, हमारे भारत का है वर्ल्ड में लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। डिपेंडिंग अपॉन geographical factors, historical factors, single constitution for both the center and the states except Jammu and Kashmir, dominance of legal luminaries in the Constituent Assembly। अब दूसरा सेलिएंट फीचर इसका है कि ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है, वेरियस सोर्सेज से ये ड्रॉन किया गया है। अब इन सोर्सेज पर कई बार सवाल आते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस हम लोग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो बताऊंगा इस विषय में, हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी साल पीसीएस में सवाल आया था कि हमारा जो संविधान है उसकी नींव क्या है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव्ड है। ये सवाल कई बार आता है और हर जगह पूछा जाता है। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन विदहोल्ड्स करता है अपने पावर्स और जो हम लोगों को बताता है वो जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है कि देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बनेगी। फंडामेंटल राइट्स हैं इंटीग्रेटेड, इनकी अलग से बात होगी, आगे बात होगी। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी। कभी कभी इसका क्लासिफिकेशन आता है, ये 3 तरीके से डिवाइड की गई: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के विषय में एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ये जान लें कि मिनेरा
मिनेर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये कभी सवाल उठ सकता है कि किस केस में किया गया था, इस तरह की फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो मिनेर्वा मिल्स केस था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे से एक सेक्युलर स्टेट बनाने का प्रोविज़न है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे अलग अलग चैप्टर्स में दिखेंगी। ये केवल वो नहीं है कि इतने पोर्शन में, अभी हम लोग बेसिकली इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं सेलिएंट फीचर्स के वो केवल डिस्कस कर रहे हैं, उसको ब्रॉडन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, आर्टिकल 44 जैसा कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, थ्री टायर गवर्नमेंट से तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पहली चीज़ें जो आप लोगों को सेलिएंट फीचर में इम्पॉर्टेंट मैं आपको को बताऊंगा वो यह है कि फीचर्स बोरोड। इस पे बहुत बार सवाल आता है कि कौन सा फीचर जो भी है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें पहले आप जानिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सारी चीज़ें लमसम डिवाइड की गई हैं। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम में सारी चीज़ें लिख तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों को डिस्कस करके बता दूँ कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विसेज कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, बेसिकली इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, बाइकैमेरलिज्म। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है, तो वहाँ से हम लोगों ने ये लिया है फीचर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आप याद करने योग्य जो चीज़ है वो यह है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ड्यूटीज नॉट राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो फीचर्स हैं ये हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कई बार सवाल आता है डीपीएसपी कहाँ से आए, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग स्टेट, वेस्टिंग ऑफ जुडिशरी पावर्स, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बोरो किया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्करेंट लिस्ट, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सुपरविजन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ। ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो ड्यूरिंग इमरजेंसी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हम लोगों ने ये चीज़ बोरो की। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, साउथ अफ्रीकन, ऐसे बहुत से हैं, थोड़े बहुत आप लोग याद रखें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट रिलेशंस एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये तो कुछ सेलिएंट फीचर्स थे जो किए गए हैं। अब हम लोग चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसी लेक्चर में मैं चैप्टर 4 की थोड़ी सी शुरुआत कर दूं, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि चैप्टर 4 के
बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई बार आता है, बहुत से सवाल हैं इसमें जो हमें समझने हैं, जानने हैं। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल की अगर बात करें तो प्रीएम्बल, the American Constitution was the first to begin with a preamble. Many countries, including India, followed this practice. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which added three new words: socialist, secular, and integrity. So, preamble में तो आप लोग जानते ही, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद रखिए जस्टिस। अब यहाँ सवाल कई बार बनता है कि किस प्रकार के जस्टिस आते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कई बार सवाल आता है कि किस प्रकार के जस्टिस पीएमएल देता है, तो उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो आप लोग ध्यान रखें कि इन तीनों के अलावा अगर कोई ऑप्शन दिखता है तो इनकरेक्ट में अगर आए तो आप उसे टिक करें। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये चार मुख्य शब्द हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th day of 1949 hereby enact and give the ourselves this constitution। कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। प्रीएम्बल cannot be invoked to know the ambit of fundamental rights। ये बात हमेशा आप लोग याद रखें कि जो हमारा प्रीएम्बल है उससे हम इन्वोक नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को पहचानने के लिए, क्योंकि प्रीएम्बल एक शुरुआत माना गया है। इट्स समटाइम्स referred to as a part of the constitution and sometimes it is not referred as a part of the constitution। तो ये जो चीज़ है, अभी सवाल जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्ज़ाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, यूपीएससी ने ये सवाल उसमें रखा था। तो कीवर्ड्स तो आप लोगों को पता ही चल गए हैं। व्हाट इज अ सॉवरेन? सॉवरेन का क्या अर्थ है? सॉवरेन शब्द का अर्थ होता है इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंसी जो स्टेट है उसे हम सॉवरेन से पहचानते हैं। तो ये बात याद रखें। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ना सम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जानने की ये है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो शब्द हैं, सॉरी डेमोक्रेटिक नहीं, इंटीग्रिटी, ये जो शब्द हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही डिराइव किए गए हैं। 40 अमेंडमेंट किया गया तब इनको प्रीएम्बल में जोड़ा गया। इससे पहले जो शब्द थे वो ये शब्द नहीं पाए जाते थे जो प्रीएम्बल 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले था। तो ये बात ध्यान रखें, इस पर सवाल कई बार आता है कि ये सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए। इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक का मीनिंग आप समझ सकते होंगे। हेरिडिटरी रूल को जो नहीं फॉलो करता उसे रिपब्लिक कहते हैं, यानी बादशाह या किंग जो है उनका ही लड़का आगे चलकर किंग होगा, ये रिपब्लिक में नहीं फॉलो होता। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल कैन बी ए किंग, भाई कोई भी व्यक्ति किंग हो सके, इसे हम रिपब्लिक का नाम देते हैं। द रूलर can be anyone, it's not hereditary in nature। अब बेरूबारी यूनियन केस एक था
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था that preamble shows the general purposes behind the several provisions in the constitution and is thus a key to the minds of the makers of the constitution. ये एक बात आप लोग याद रखें कि बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो एक जस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इट्स अ जनरल पर्पसेस. Preamble shows the general purposes behind the several provisions in the constitution and is thus key to the mind of the people. लेकिन केशव नंदा भारती जो वर्सेस केस है, जो हमारे संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल कभी कभी इस पर भी आता है. द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 arose for the first time in the historic case of Keshavananda Bharti 1973. बट आर्टिकल 368 पर इसी केस में आर्टिकल 368 है क्या? आर्टिकल 368 वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिनोट करता है जिसके आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हैं. तो केशव नंदा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दी थी, यह जजमेंट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आर्टिकल 368 के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड. आप जो बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप अमेंड नहीं कर सकते हैं. इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, कभी कभी सवाल इस पर आ जाता है. तो यह लेक्चर 17 मिनट का हो चुका है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा हो गया है. काफ़ी बड़ा तो नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भारी पड़ रहा होगा. देखिए, प्रिपरेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए तो बहुत इजी लगेंगी चीज़ें. 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, इससे आप लोगों को चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी और आप लोग जल्दी से भूलेंगे नहीं. एंड दैट की दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग. तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. अभी हम लोग यहीं इसे छोड़ते हैं. थैंक यू.